Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ISP Studio. I'm Shoaib Hamid Mohal and I welcome you to the weekend show. Ladies and gentlemen, today we are going to talk about something very important, the matter of Israel and Palestine, and then we'll talk about anti-Semitism, that what's all the fuss about, anti-Semitism होता क्या है या एंटी सेमेटिक रिमार्क होता क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे एप्पल की एक नई पॉलिसी के बारे में जिसने चेंज कर दिया है प्राइवेसी की दुनिया को और परेशान कर दिया है बहुत सारी ऐप्स को और डेवलपर्स को, और वो क्यों और ये कैसे, ये सब कुछ हम बात करेंगे अपने सेगमेंट व्हाट्सएप में। सो आर यू रेडी? सो लेट्स सी व्हाट्सएप। मुझे बहुत अफसोस से ये बात सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं, और वो है इज़राइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हम सब लोगों को पता है। इसके अंदर मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो कि कितनी ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, कितने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और कितना ये पूरा एरिया डिस्टर्ब्ड है। और ना सिर्फ पैलेस्टाइन के अंदर बल्कि अगर हम थोड़ा सा अपने हमसाया मुल्क में देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा बम्बारमेंट हो रही है मसाजिद में, स्कूल्स के अंदर, और कितने बच्चे और बड़े अपनी जानें खो चुके हैं। एंड दिस इज़ वेरी very sad. And when we talk about the conflict of Israel and Palestine, a lot of people say कि ये religious issue नहीं है, ये land का issue है, या फिर ये किसी और का issue। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो Jews के खिलाफ एक साजिश है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमास का कसूर है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर पैलेस्टाइन का कसूर है। But I am very astonished to see that a debate जो कि एक debate है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है और इन्फॉर्मेशन के दौर में बहुत आसान है हिस्ट्री को पढ़ना। ऑल्दो हिस्ट्री मैनिपुलेटेड भी होती है काफ़ी सारे पोर्टल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को 3-4 सोर्सेज से पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि कौन सही है और कौन गलत है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि जब आपके साथ कोई ज़्यादती करे और आप आगे से रिस्पॉन्ड करो तो उस रिस्पॉन्स को ज़्यादती समझा जाए या उस रिस्पॉन्स को कहा जाए कि ये तो जो है ना इस तरीके से हमला किया है या फिर गलत किया है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि आई एम लीविंग इट टू यू। We need to educate ourselves by reading the history, by talking to somebody who is expert in the history, ताकि हम रियलाइज़ करें कि असल मामला है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ और इसमें कसूर किसका है। जब हम अपने आप को एजुकेट कर लेंगे तो उसके बाद हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। जैसा कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बहुत दुख होता है, कुछ कंफ्यूज लोग हैं जो कि बात करते हैं दोनों साइड्स की, जो कि बात करते हैं कि अच्छा यार उसने ये तो किया है, फॉर एग्जांपल इजराइल ने ये चीज़ तो की है, लेकिन वो इस्लामिक इवेंट्स की और रमज़ान की रिस्पेक्ट भी करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। देखें, जब किसी जगह पे लोगों की जानें और लोग ज़ख्मी हो रहे हों तो वहाँ पे हम ये नहीं देखते कि जब नॉर्मल डेज थे तो उसमें लोग क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। हम वो देखते हैं कि इस टाइम जो कि बम्बारमेंट, एयर स्ट्राइक्स और लोगों की जानें जा रही हैं, तो उस वक्त कसूर किसका है और कौन गलत है, इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। वी नीड टू पिक आवर साइड एंड हाउ वी पिक आवर साइड। हम अपनी साइड उसी टाइम पिक कर सकते हैं जब हम उस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होंगे। और मैंने आपको बता दिया कि इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू एजुकेट योरसेल्फ। तो ये जो कंफ्यूज्ड कुछ लोग हैं जो कि बुली भी कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को, मिसाल के तौर पे मैंने देखा कि लोग स्टेटसेस लगा रहे हैं, स्टोरीज लगा रहे हैं पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हर मामले में ये लोग आते हैं, इस तरह के कुछ ना कुछ लोग आते हैं जो कि उनको बुली कर रहे हैं इस तरीके से, या उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुमने तो स्टेटस लगा के ही फ़लस्तीन को आज़ाद कराना है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट एंड एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द सब्जेक्ट। एंड देन देखें,
अगर हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया की किसी स्टोरी के थ्रू हो, चाहे हम कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, चाहे कोई हम मैसेज शेयर कर रहे हैं, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आगे मज़ीद क्या कर सकते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि स्टोरीज़ या स्टेटसेस शेयर ना करें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टू चूज अ साइड, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज योर वॉइस, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको डिस्करेज ना किया जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट जो कम से कम हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं इस वक्त। अगर मैं जो समझता हूँ वो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, चाहे वो स्नैपचैट के ऊपर हो, चाहे वो प्रोटेस्ट्स हों, लेकिन किसी भी तरीके से हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिकॉज ये मैटर करती है, ये प्रेशर डालती है इंटरनेशनली, और इसका कोई ना कोई रिजॉल्व निकलता है। अब देखें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम गन्स उठाएं और हम जो है ना चले जाएं और हम कहें कि हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराने जा रहे हैं। वी कैन मैस अप थिंग्स इवन मोर। हमें तरीके से चलना है, जैसे हमारी स्टेट, जैसे हमारे स्कॉलर्स जिस तरीके से हमारी स्टेट इसको लेके चलना चाहिए, हमें उसी तरीके से चलना है। एज पीपल, एज इंडिविजुअल्स, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होनी चाहिए कि हम सॉलिडारिटी दिखाएं अपनी, हम एहसास करें, हम आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकल प्रोटेस्ट हों, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, लेकिन वी शुड बी डूइंग दैट। एंड व्हाई वी आर डूइंग दैट? बिकॉज वी केयर। And the people who are not doing it, the people who are bullying it, or the people who are mocking this, they do not even care. So इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ के ऊपर बड़ी वायरल एक वीडियो हुई, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो, उनका CNN का इंटरव्यू, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही बोल्ड स्टांस दिया है, अपना वहाँ पे रखा है और बताया उनको, वेस्टर्न मीडिया को बताया है कि व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन विद इज़राइल एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके रिस्पांस में CNN की जो होस्ट जो उनका इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने उनको लेबल कर दिया कि ये तो एंटी सेमेटिक रिमार्क है। अब एंटी सेमिटिज्म होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आसान अल्फाज में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो एंटी सेमिटिज्म बेसिकली ज्यूज़ के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ बिला वजह तासुब रखने को एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। और ज्यूज़ के साथ ये बहुत अरसे से होता आ रहा है, बहुत सदियों से होता आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक टर्म बन गई है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ब्लैक जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़, कोई तासुब रखा जाता है तो उसे रेसिज्म कहते हैं, या फिर बिला वजह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तासुब रखा जाता है, जो उनको टेररिस्ट कहा जाता है, उसको इस्लामिक फोबिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर ज्यूज़ के ख़िलाफ़ बिला वजह तासुब रखा जाए तो उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की बात है कि हम मुसलमान या फिर हमारा ये जो कंट्री है पाकिस्तान, वी आर नॉट एंटी सेमेटिक। हम बिला वजह तासुब ज्यूज़ के साथ या यहूदियों के साथ नहीं रखते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें ये ज़रूर बताया है कि ज्यूज़ हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम ने हरगिज़ ये नहीं कहा है कि हमें जहाँ भी कोई ज्यू नज़र आए हम उसको मार दें या उसको हर्ट करें। हमारा इस्लाम इसके बरक्स कहता है, इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर हमें कहता है कि हर इंसान की जान और माल की हिफाजत और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड वी एग्जैक्टली डू दैट। हम कोई एंटीसेमेटिक नहीं है, हम बिला वजह का कोई तासुब नहीं रखते हैं, लेकिन अगर इजराइल एज अ कंट्री अगर वो कोशिश करेगा किसी और कंट्री के अंदर घुसने की, किसी और की जगह को, किसी और के घर को कब्जा करने की, या फिर किसी की जान और माल के लिए जब वो थ्रेट बनेगा, तो डेफिनेटली वी विल कॉल आउट इजराइल एंड वी विल से कि दिस थिंग इज नॉट राइट। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, अमेरिका के अंदर अगर कोई ब्लैक पर्सन किसी के साथ ज्यादती करता है या फिर किसी का मर्डर कर देता है, तो जब उसको सजा मिलेगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये रेसिज्म है। इसी तरीके से अगर कोई मुसलमान किसी के साथ ज्यादती करेगा तो जब उसको उसकी सजा मिलेगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस्लामिक फोबिया है। इसी तरीके से जब ज्यूज या उनका कंट्री
दूसरे कंट्री के साथ ज्यादती करेगा, तो जब उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा या जब उनके ऊपर फिंगर पॉइंट की जाएगी, तो उनको हरगिज ये हम नहीं कहेंगे कि ये चीज़ एंटीसेमेटिक है। ये चीज़ लॉ है, ये चीज़ इंसाफ है, और ये हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्लियर होने की ज़रूरत है। यू कैन नॉट यूज़ द लेबल ऑफ एंटीसेमिटिज्म एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम एजुकेटेड अबाउट दिस सब्जेक्ट, बिकॉज I know what my side is and I'm not going to stop just because मेरे रिमार्क्स को या किसी के भी रिमार्क्स को आप एंटीसेमेटिक का लेबल दे देंगे। तो हमें इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस सब के दौरान एप्पल ने रिसेंटली रिलीज़ किया है अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अपडेट ही है पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको iOS 14.5 का नाम दिया है, और उसकी अभी अपडेट्स जारी हैं। अब इसने इट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। व्हाई वी आर सेइंग दैट? बिकॉज मज़े की बात मैं आपको बताता रहूँ कि आज तक आपका चाहे एंड्रॉयड है या फिर एप्पल डिवाइसेस हैं, उसमें एक चीज़ हो रही थी, और वो ये कि जो ऐप्स थी, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और कोई भी आप फोटोग्राफी की ऐप कोई भी ले लें, ये सारी ऐप्स आपस में बातें करती थी। और वो बातें क्या करती थी? ये बेसिकली आपका डाटा शेयर करती थी एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर आपने फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट किया है, तो वो जल्दी से अपनी बाकी जितनी भी ऐप्स आपके फ़ोन में पड़ी हुई हैं, चाहे वो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो वीडियो के सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारी की सारी ऐप्स के साथ वो डाटा शेयर करती थी। और डाटा शेयर किस तरीके से? मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक के ऊपर फूड के बारे में सर्च किया है या फिर कोई रेस्टोरेंट सर्च किया, थोड़ी देर के बाद आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी फूड से रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी जितनी भी पिक्चर्स आप जो अपलोड करें फेसबुक के ऊपर, तो आपकी जो फोटो एडिटिंग ऐप्स हैं उनके अंदर वो सारा डाटा जाता है, आपके फेस के और आपके सारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके पास चले जाते हैं। इस डाटा से क्या किया जाता है, ये एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन ये एप्पल के मुताबिक, जो कि बहुत लेट उनको याद आया, और जो लेट स्टीव जॉब्स थे, वो ही वॉज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट द प्राइवेसी। आई डोंट नो हाउ कंसर्न्ड ही वॉज, किस हद तक वो कंसर्न थे, लेकिन वो ये कहते थे कि ये जो डाटा शेयरिंग है ये कस्टमर से पूछ के होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन कस्टमर्स जो कि इतना ज़्यादा अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो अब आके एप्पल ने पॉलिसी लॉन्च की है कि हम यूज़र को ऑप्शन देंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, कोई भी ऐप हो, आईफोन के ऊपर जितनी भी ऐप्स हैं, उन सारी ऐप्स में ऑप्शन है कि आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक योर डाटा और नॉट टू शेयर योर डाटा। तो वहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि अलाउ या फिर नॉट अलाउ। तो उसे क्या होगा कि अब अगर आप फेसबुक के ऊपर जो भी आपकी एक्टिविटी है वो फेसबुक तक रहेगी, वो व्हाट्सएप को, वो दूसरी फोटो एडिटिंग ऐप्स को या इंस्टाग्राम को शेयर नहीं होगी। और इसी तरीके से जो बाकी सारी ऐप्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रही होंगी आपके डाटा से रिलेटेड। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यूज़र एंड पे ये होगा कि मैंने जो चीज़ एक ऐप पे शेयर की है वो दूसरी ऐप पे नहीं जाएगी, तो आई फील सेफ कि अच्छा जी, मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बिहाइंड द सीन शेयरिंग नहीं हो रही है मेरे से पूछे बगैर, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपर्स हैं या जो कंपनीज हैं वो परेशान क्यों हो गई हैं? क्योंकि उनका बिजनेस चलता था इस चीज़ के ऊपर। बिजनेस किस तरीके से चलता था कि ऐप्स एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करती थी, उस डाटा की बेस के ऊपर एड्स बनाए जाते थे उन ऐप्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको फूड की एग्जांपल दी, आपने एक ऐप पे फूड सर्च की तो आपको दूसरी ऐप के ऊपर बहुत सारे एड्स नज़र आ जाते थे। वो जो दूसरी ऐप के ऊपर आपको एड्स नज़र आ रहे हैं, वहीं से बिजनेस जाता है उस ऐप को। अब जब उनके पास डाटा ही नहीं होगा, रेलेवेंट डाटा नहीं होगा, तो रेलेवेंट एड्स नहीं डाल सकते आप उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। मैं नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। तो आई डोंट नो कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही होती हैं, हमें पता ही नहीं है। जैसे कि अब कितने सालों से हम अपना डाटा शेयर कर रहे थे और कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था, लेकिन हम कर रहे थे, जाने अनजाने में कर रहे थे। तो अब आके ये ऑप्शन दी गई
अच्छी बात है, कंपनीज प्राइवेसी के बारे में सोचना शुरू हो गई हैं, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि वी आर ऑलरेडी टू लेट। हमारा इतना सारा डाटा जा चुका है, अब तो अगली आने वाली नस्लों के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो सारी इनके हाथों में है। इनके जो वेयर हाउस हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, इनको दे नो एवरीथिंग अबाउट अस। ठीक है, मुझे क्या पसंद है, मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मुझे कौन से कलर्स पसंद है, मैं क्या पहनता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मैं कहाँ बैठता उठता, मेरी घर की लोकेशन, these apps know everything because we have allowed them according to them। तो खैर अच्छी बात है कि कंपनीज प्राइवेसी की तरफ मूव करें ताकि हम ज़्यादा सेफ फील करें। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे अपने एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब से, क्योंकि आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करें कि सोशल इश्यूज जो फेस करते हैं स्टूडेंट्स जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं और उनको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से उनका हल निकाला जाए। हम बात करेंगे अपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट से, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक प्रोफेशनल का स्किलफुल होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए खुराक का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के विजन को जहन में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ला रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे मिलेगी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हर उस शख्स को जो करना चाहता है कमाल इस फील्ड में। टीचर्स के नॉलेज से लेकर एलुमनाई के एक्सपीरियंस तक और एक्सपर्ट ओपिनियन से लेके स्टूडेंट्स के इश्यूज तक होगी डिस्कशन एक बहुत मज़ेदार अंदाज में। तो जल्द मुलाकात होती है बैठक में। जी, तो आज हमारे पास दी एक्सेप्शंस में है इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स। हमारे साथ हैं मिस्टर तलहा खालिद जो कि BBA 7th के स्टूडेंट हैं, और हमारे साथ हैं ज़ैनब खान जो कि BS इंग्लिश 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। वेलकम टू दी एक्सेप्शनल्स। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हमारे इस सेगमेंट में मैं आपको बताता चलूँ, हम बात करते हैं बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में, और आपको पता है कि हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं। उनके अंदर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने चाह रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, और वो है डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, क्यों होता है, एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट, ये हम बात करेंगे हमारे आज के सेगमेंट के अंदर। जी, तो सबसे पहले ज़ैनब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, ये क्या होता है? एक्चुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, उसकी जो मेन रीज़न है वो है एकेडमिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो उसके अंदर ना पर ईयर जो है ना 5000 वुमेन जो होती है ना वो किल्ड की जाती हैं। उसके अंदर उसके 5000 पर ईयर। उसके अंदर उसके 3 विक्टिम्स आते हैं। नंबर 1 वुमेन, नंबर 2 चाइल्ड, एंड नंबर 3 इज मैन। और इसमें इसकी 3 मेन रीजंस आती हैं, जिसके अंदर आता है डोमेस्टिक अब्यूज, रिस्पॉन्सिव फाइट्स एंड फाइट्स विद कपल्स, बिटवीन कपल्स। तो सर अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ में देखते हैं तो मेन की जो परसेंटेज है ना वो 97% है, क्योंकि वो मोस्टली डोमिनेंट होते हैं। वो करते हैं? हाँ जी, हु डज इट, वुमेन के ऊपर। ठीक है। तो अगर हम रिस्पॉन्सिव में देखें तो 3% जो होते हैं वो मेन होते हैं, और 96% जो होते हैं वो वुमेन्स बोलती हैं। जैसे हमारे घरेलू हालात में देखें, जैसे लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं तो वुमेन बोलती रहती हैं, और आगे से मेंस जो होते हैं बहुत कम जवाब देते हैं। और जो इसकी 3rd पॉइंट आता है वो होता है फाइट्स बिटवीन कपल्स। तो उसके अंदर सर 56% जो होते हैं ना वो मेन होते हैं, लेकिन 44% इंक्लूडेड वुमेन्स भी होती हैं। आजकल की औरतें भी तशद्दुद करती हैं, जैसे अगर मैन ने उस पर हाथ उठाया तो वुमेन कहती है कि मैं इससे पीछे क्यों रहूं, मैं भी इस पे हाथ उठाऊं। अच्छा, अभी तक जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते थे हमें लगता था कि अच्छा औरतों के ऊपर ही जो मर्द हैं वो करते हैं, लेकिन आपका ये पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द सर आजकल की जो एजुकेशन है ना, जैसे उन्होंने वुमेन की टीच की है कि वो भाई शाना बशाना चलेंगी, कदम से कदम मिला के चलेंगी, तो यहाँ भी शाना बशाना चलती हैं। सर यहाँ पे भी चलती हैं। वो खुद को सुपीरियर मानती हैं कि अगर मर्द ने हम पे हाथ उठाया तो हम क्यों ना उठाएं। अगर वो हमें कह रहा है कि मैं तुमसे सेपरेट हो जाऊंगा, तो वो आगे से वो खुददार होती हैं कि लाइक आई विल बी सेपरेट विद यू। वो हो जाती हैं इजीली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसकी मेन रीजन ये है कि उनकी टीचिंग इस तरह होती है। आजकल की हमारी सोसाइटी हमें सिखा रही है कि सर पर्सनल स्पेस सबकी होती है, अगर हमें वुमेन्स को देनी है ना तो हमें मेंस को भी देनी है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो आपको क्या लगता है कि मर्द के ऊपर जो तला वायलेंस होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कभी आपने ऑब्जर्व किया है इस तरीके से? और
what do you have to say about that? इसके बारे में बोलना चाहें तो बहुत ज़्यादा मर्द, ज़ाहिर बात है एक मर्द होने की हैसियत से, आप भी एक मर्द हैं, मैं भी एक मर्द हूँ, तो उसकी हैसियत से तो काफ़ी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन यस समटाइम मर्द विक्टिम होते हैं, ठीक है, और कई बार सही बगैर हक पे, ठीक है, मर्द औरतों पे भी जुल्म करते हैं, ठीक है, ये बात भी एक्सेप्ट करने वाली है। तो बेसिकली दोनों चीजें गलत हैं, मतलब दोनों ही, चाहे वो मर्द के ऊपर हो रहा है वायलेंस या वायलेंस इज वायलेंस, वो गलत है, चाहे वो मर्द पे है, चाहे औरत पे है, चाहे बच्चे पे है, चाहे किसी भी ह्यूमन बीइंग पे है, या किसी भी, आप एक आजकल देख लें हम एनिमल्स को इतने हकूक देते हैं, तो ज़ाहिर बात है इंसान उनका भी तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात की ज़ैनब ने कि मर्दों के ऊपर भी वायलेंस किया जाता है, जिसकी रीज़न है कि आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, एजुकेशन के अलावा भी अगर हम बैकवर्ड एरिया में जाए ना, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं आपस में, उनके जो उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है, जैसे मर्द हैं वो उनकी माओ को मार रहे हैं, उनकी बहनों को मार रहे हैं, उनको मतलब लाइक नीचे अप्रेस कर रहे हैं, तो वो औरतें उनके माइंड में बन जाता है कि जैसे हम बड़ी होंगी, हमारी शादी होगी, हम अपने मर्द को दबा देंगे, हम इस चीज को मतलब जो मिथ क्रिएट, तो ये नहीं सिर्फ मॉडर्न उसमें नहीं है, ये देहातों में भी ऐसे होता है कि मर्दों के ऊपर हो सकता है वायलेंस। आई थिंक सो 80% ये देहातों में ये चीज है, और देहातों से ही निकल के ये आगे मॉडर्न एरियाज में आ रही है, शहरों में आती है। अच्छा चलें, वायलेंस होता है, ये हम सब लोगों ने किसी ने ऑब्जर्व किया होता है अपने क्लोज उसके अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, किसी ने सोसाइटी के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये होता है। ये हमारे लिए एक नई बात थी ज़ैनब, जो आपने बताई कि मर्दों के ऊपर भी होता है और होता है, लेकिन उसकी शरह जो है वो थोड़ी सी कम है। तो ओवरऑल वायलेंस एक बुरी चीज़ है। सबसे पहले मैं ज़ैनब से पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों नौबत आती है कि मर्द या औरत को हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उससे भी ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकली किसी को हार्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों होता है? सर इसकी मेन रीज़न जो है, एक तो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, उसके अंदर ये आ जाता है कि मोस्टली जैसे हरास करते हैं मर्द, औरतों को हरास कर रहे होते हैं, तो औरतें अपने बचाव में उनको मार रही होती हैं, या मोस्टली ऐसा होता है कि मर्द अपनी लाइक सॉरी टू से अपनी नीड्स के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो औरत नहीं मानती, फिर भी उसको मारते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कास्ट सिस्टम पे होती है। कास्ट सिस्टम, सही बात है कि ये जात है तुम्हारी। अगर ठीक है, एक तरफ मर्द अगर औरत से ज़्यादा आगे है, या ठीक है औरत पे बर्तरी हासिल है उसको, तो वो उसको नीचा दिखाएगा कि तुम्हारी कास्ट ये है, तुम्हारी, उसकी बेस के ऊपर, ठीक है, काफ़ी लड़ाइयाँ मैंने मतलब नोट की हैं, बहुत होती हैं। तो ये अगर सेक्ट की बेस के ऊपर या कास्ट की बेस के ऊपर होता है, तो फिर शादियां करते ही क्यों हैं हम इस तरह की? उनको ये कास्ट सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, ये कोई नेचुरली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। आप सब ने तकरीबन ये मूवी पीके तो देखी होगी, ठप्पा तो किसी पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, किसी पे कोई नहीं है कि ये इस कास्ट में पैदा हुआ है, ठीक है। हाँ, रिलीजियस वाइज कुछ चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन कास्ट को हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट हमारी अपनी बनाई हुई है। एक इंसान है जो शहर में रह रहा है, जिसके पास कुछ अच्छी दौलत और अच्छे पैसे हैं, वो एक अच्छी कास्ट के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने तो सुना है कन्वर्ट भी कर लेते हैं कि जी मैं ये नहीं हूँ, ये हूँ, मैं ये, ठीक है। हालांकि मेरे ख्याल में सब इंसान है यार, इंसान की इज्जत उसके इंसानियत से और उसके काम से होती है। हाँ, सब बराबर है, कोई जात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपकी बात ठीक है कि बहुत सारा वायलेंस भी लीड कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से कास्ट जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, आपका बैक आपको रिप्रेजेंट करती हैं। लाइक बहुत सारे जैसे मुगल लोग हैं, मुगल कास्ट है, ठीक है, इनका बैक एक है, राणा कास्ट है, ठीक है, इनकी एक बैक है, ठीक है। ये आप लोगों की हिस्ट्री एक किस्म की आप लोगों की हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री है, ठीक है। उसके ऊपर जज करके, ठीक है, ये सब वायलेंस क्रिएट करना ये सही नहीं, ये गलत होता है, बहुत गलत। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी आप समझती हैं कि इनकरेज करते हैं अपने बेटों को कि मारो? हमारी सोसाइटीज में करते हैं कि मतलब हमने तुम्हारी बात मानी, अब तुम इस तरह करो। तो इन्हीं कसूर सिर्फ उस मर्द का नहीं है, पेरेंट्स का भी हो सकता है, ऐसा है? मर्द औरत इसमें दोनों का नहीं है, थर्ड पॉइंट पे पेरेंट्स का हो सकता है, जरूरी नहीं कि विक्टिम औरत हो। अगर हम इसके अंदर देखा जाए, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ दी हमारी सोसाइटी के अंदर और ओवरऑल दी वर्ल्ड या ओवरऑल दी ऑल सोसाइटीज़ देखा जाए, तो एक बच्चा जो पैदा होता है वो घर से ही सब कुछ सीखता है, घर से ही सब कुछ सीखता है, बिल्कुल ऐसे। एक बच्चा जिसको बोलना नहीं आता वो आपको बोलता देख के बोलना सीखता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर उसके घर में उसके पेरेंट्स किसी इलॉजिकल रीज़न के पीछे, ठीक है,
लड़ेंगे तो वो बच्चा भी इस चीज पे सीखेगा और उस पर इफेक्ट होगा। एजुकेशन इसके अंदर अच्छा रोल प्ले करती है कि बच्चों की इन्हांसमेंट करती है, ठीक है, स्टडी हमारी हम लोगों की इन्हांस करती है, बट किसी ना किसी पॉइंट पे ये चीज़ आपको हिट कर जाती है कि आपकी फैमिलीज क्राइसिस आपको, मतलब जो आपने क्राइसिस देखे होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं हिट कर जाते हैं और आप उन्हीं मतलब उसी पाथ पे आप चलना शुरू कर देते हैं। तो एक चीज ये फैमिली भी से भी आप सीखते हैं। फैमिली से भी आप फैमिली में सीखते अगर हैं, वायलेंस है तो इसका मतलब है कि जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो बड़ा होके शादी के बाद अपनी बीवी के ऊपर कर जैसी सकता है। अपब्रिंगिंग्स होंगी वैसी ही आगे से बच्चा करेगा। और वायलेंस अगर घर में है तो बच्चे की वैसे एक तो पहली बात परवरिश नहीं हो पाएगी, ठीक है, और जब बच्चा मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा ना अपने से तो फिर जाहिर बात है वो पूरी लाइफ किसी ना किसी चीज के अंदर फंसा ही रह जाता है। और आप यकीन करें इस वायलेंस की वजह से बच्चों के ज़हन पे जो असर उस टाइम पड़ रहा होता है, जो बच्चे देख रहे होते हैं कि जो है ना बाबा मामा को मार रहे हैं या मामा इस तरह से कुछ वायलेंस कर रही हैं, तो उनके ज़हन पे जो असर पड़ता है ना वो बाद में जाके जब वो जवान होते हैं तब तक मेंटल डिसऑर्डर्स का बच्चे शिकार रहते हैं। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, सिर्फ उस विक्टिम के लिए नहीं बल्कि जो सराउंडिंग है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बैकवर्ड एरियाज में भी ये चीज़ पाई जाती है और आगे मॉडर्न एरियाज में भी पाई जाती है, लेकिन बैकवर्ड एरिया से ये चीज़ चली आ रही है कि जिस तरह लड़कों को सिखाया जाता है कि तुम्हारी औलाद पहली बेटा हो, तो अगर लड़की की औलाद बेटी होगी तो उस पर भी लड़की को मारा जाएगा। Oh my God! और ये कितनी बड़ी जहालत है और कि ये लड़की का तो कसूर है ही नहीं। मॉडर्न एरियाज में भी आ चुकी है, लड़की का कसूर नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, तो इसके ऊपर वायलेंस करना कि जी बेटा क्यों दिस इज हमें तो बेटा चाहिए था, उस पे डाइवोर्सेस हो रही हैं, उस पे फैमिली की चीजें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और हालांकि लड़की की लाइफ तबाह हो जाती है। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट होना एक और बात है कि देखें जब दो मियाँ बीवी हैं वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, बच्चों को किस स्कूल में दाखिल कराना है, खर्चा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जॉब करनी है या नहीं करनी, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि मारना, हाथ उठाना, कोई किसी भी टाइप का वायलेंस करना ये इंतहाई गलत है। तो हम तलाक किस तरीके से, सिंस यू आर मेल और हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, तो किस तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं कि बहस हम कर लें लेकिन हम ये वायलेंस की हद तक ना जाएं कि मतलब ये जो हम मारना पीटना है। देखें सर, इस तरह के जब बहस स्टार्ट होती है ना तो बात वायलेंस तक चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना चाहिए, देखें चीज़ वहीं पे एडजस्ट होती है जहाँ पे कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ करे। ठीक है, सपोज एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, समटाइम्स टीचर्स बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स ठीक है आगे साथ चलें, आगे चलें। कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने वाले होते, कुछ बदतमीज़ होते हैं, कुछ टीचर्स कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर टीचर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो टीचर का भी नुकसान है, उसके अंदर टीचर का नुकसान इस सेंस में नहीं है कि उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, उसका नुकसान सिर्फ ये है कि उसका एक स्टूडेंट जो उसके पास सीखने आया था वो सीख नहीं सकेगा। स्टूडेंट नुकसान, अदरवाइज टीचर का कोई नुकसान नहीं है। असल नुकसान स्टूडेंट का है, लेकिन उसमें क्या है आपको कंप्रोमाइज करना है। सेम यही चीज़ हस्बैंड वाइफ में आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही होती है कि सम टाइम मर्द कंप्रोमाइज़ कर लेता है, सम टाइम औरत कर लेती है, ठीक है। अगर कंप्रोमाइजेस खत्म हो जाएं तो बहस भी शुरू होती है, फिर वायलेंस भी स्टार्ट होती है। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि कंप्रोमाइज से ही रिश्ते चलते होते हैं। अब कंप्रोमाइज के लिए कोई रेडी नहीं है। मसला ये है कि मैं कहता हूं कि मेरी बात मानी जाए, वो कहती है कि मेरी बात मानी जाए, वो कहती है कि मैं सही हूं, मैं कहता हूं कि मैं सही हूं, तो वो बात कहीं भी नहीं पहुंचेगी, वो फिर लीड कर जाएगी, वायलेंस की तरफ लीड कर सकती है। अगर मेरी वो पीछे बैकग्राउंड ये है। हाँ। इसके सॉल्यूशंस दो हो सकते हैं कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में मेल जो है वो डोमिनेंट जेंडर है, बिल्कुल ऐसे ही है। या तो मेल को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कि अगर वो सुपीरियर है वो औरत पे हाथ ना उठाए, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अगर औरत कॉम्प्रोमाइज करिए तो वो देख ले कि मेल मेरे से ऊपर है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या पता मेरी कोई गलती हो, अगर उसे बुरी लगी है वो मुझे तो मैं कंप्रोमाइज कर लूं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा फिर उसका एक मेन सोल्यूशन है कि फैमिलीज को इन्वॉल्व करके सेपरेशन ले ली जाए, लेकिन वायलेंस फिर भी ना किया जाए। देखिए, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मारना तो जायज़ है और ये वो, हालांकि हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि जो मैक्सिमम
जो हो सकती है लिमिट वो ये है कि बिल्कुल मिसवाक से आप जो है ना हल्का साइड कर सकते हो। और वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि औरतों के ऊपर हाथ उठाना बहुत डिस्करेज और मना किया गया है, इजाज़त कहीं भी नहीं है। उसको आप इस्लामिकली या एथिकली या लॉ के तौर पे आप इस चीज़ को प्रूव कर ही नहीं सकते हैं कि ये हाथ उठाना ठीक है। इस्लामिकली तो फिर मर्दों के भी बहुत ज्यादा हकूक हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कहते हैं कि मर्दों जो आपका बंदा है या हस्बैंड जो भी आप कह सकते हैं वो सजदे के काबिल है। लाइक आप इफ यू आर प्रेइंग समथिंग और कुछ भी अगर आपका मर्द आपको बुला रहा है तो आप सलाम फेर के जा सकते हो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दी गई है। इसमें तो दोनों तरफ से देखना चाहिए ना इंस्टेड ऑफ जी। अगर इसमें देखा जाए ना तो अगर हम इस्लाम को इन्वॉल्व करते हैं तो बहस एक अलग तरफ चली जाती है। सेकंड थिंग, इस चीज़ों में ज़्यादातर इस्लाम को मिसयूज किया जा रहा है अपने मकासद के लिए। देखें, इस्लाम में कहीं नहीं है कि औरत के ऊपर हाथ उठाया जाए। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस भी बताई गई हैं। अगर वो कंडीशंस हैं तो हाँ, उसमें फिर ये भी कहा गया है कि इतना मारा जाए कि निशान पड़ जाए लेकिन खून ना निकले। मतलब इस टाइप का कुछ है। मैं इस पे कोई वैसे दलील नहीं कर सकते, मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं, लेकिन कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। और मोस्टली अगर हमारी सोसाइटी में देखा जाए ना, उस कंडीशन को छोड़ के वो कंडीशन मेरे ख्याल से कोई 1 या 2% होगी। 98% 99% जो वायलेंस क्रिएट हो रही है वो अपना गुस्सा मतलब अपनी चीज़ें। और सेकंड थिंग ये है, अगर इस्लाम को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो उसके अंदर मर्द की फोकस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ज़ैनब ने जिक्र किया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर खुदा के बाद सजदा करने का अगर हुक्म होता तो मैं एक औरत को उसके हस्बैंड के सामने सजदा करने का वो करता। तो यहाँ पे देखें, अगर हस्बैंड या एक तो आपका कहने का मतलब औरत को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारी देयर आर लेडीज हु थिंक दैट नो फोकेट वाली बात ही नहीं हमने सुननी, वी आर इक्वल नहीं। देखें ना, क्योंकि वो बात करते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, वो भी एक बहुत बड़ा रुतबा है जो कि बाप के पास नहीं है। तो हम अगर फोकेट की बात करते हैं तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि औरत ये देखें सच्चे बात इस तरह, अगर माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ एक औरत है, तो मर्द बाप जन्नत का दरवाजा भी है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। तो हम वही बात है ना, हम इस्लाम में चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि कल रिसेंटली कल परसों की बात है, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे लोग, उस पर सुन रहा था। तो वो कहते कि अब मैं बयान कर रहा हूँ ना, अब मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि शराब पी के मस्जिद में जाना ठीक है हराम है, क्योंकि इंसान अपने आप कहते हैं जो तनकीद करने वाले हैं वो मेरा सिर्फ इतना सा क्लिप उठा लेते हैं कि शराब पीना हराम ठीक है या शराब पीना हलाल है, लेकिन पहले क्योंकि हलाल था तो वो इस तरह जिक्र कर रहे थे कुछ अपनी कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट चीजों को ले लेते हैं, चीजों को उठा लेते हैं। एग्जैक्टली इस्लाम, ये लोग अब इस्लाम में से इस तरह चीजें उठा तरह से करते हैं। देखें, अब जैसा आप बात कर रहे थे कि कंप्रोमाइज किसे करना चाहिए, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मर्द को इतनी फजीलत दी गई है तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर मर्द को फजीलत दी गई है तो मर्द को इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं। और थर्ड थिंग ये है कि अगर मर्द को फजीलत दी गई है तो कंप्रोमाइज़ करना भी उसका हक बनता है। बहुत अच्छी बात कि अगर उसको कहीं ना कहीं दी गई है तो उसको फिर वो बड़ा बने, दिल को बड़ा करे। ये नहीं, अगर एक इंसान को बड़ा बनाया गया है तो वो अपना बड़ापन शो करे, ठीक है। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो आप छोटे हो, आप छोटे बन के हो, नहीं, बड़े एग्जैक्ट। आप देखें लीडर और बॉस के अंदर क्या फ़र्क होता है। इसी तरह मर्द एक जो अगर हम फैमिलीज में देखा जाए, मर्द एक लीडर होता है अपनी फैमिली का, ठीक है। अगर वो बॉस बनने पे आ जाए ना तो सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तला ज़ैनब, माय सिंपल क्वेश्चन, हाउ कैन वी एंड दिस? हाउ कैन वी पुट एन एंड टू द वायलेंस? ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये गलत है, चाहे मर्द औरत पे कर रही हो या औरत मर्द पे कर रहा हो, ये गलत है। इसके सॉल्यूशंस आएंगे, उसमें यही होगा कि या तो उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी अपब्रिंगिंग्स की जाए उनकी, ठीक है, या अगर फिर भी वो नहीं सीखते, जैसे एक्सट्रीम अगर लेवल पे हम जाएं तो फिर ये हो सकता है कि उनको जेल्स में डाला जाए ताकि आगे यानी पनिश करने का। क्योंकि मैंने पढ़े लिखे लोगों को ये करते देखा है हमारी सोसाइटी में। आप जाहिल हैं क्योंकि वो सीखी सिखाई चीजें कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें जो प्रेजेंट कर रही है वो कहते हैं हमने भी वही करना है। तो इसकी ये सोल्यूशन हो सकता है कि उनको जेल्स में डाला जाए, ठीक है, या उन पे फाइन्स लगाए जाए, ठीक है, या उसके अलावा सर
उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपीज की जाएं, मर्दों की नहीं औरतों की भी की जाएं, दोनों की कुछ जाएं। औरतें भी पागलों वाली हरकतें देखें, करती ये हैं। आपने थेरेपी वाला जो वर्ड यूज़ किया, एक तो सबसे पहले मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये चीज़ कहना चाहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। Exactly. हमें शेम फील नहीं करनी चाहिए। हमें जिस तरीके से हमारी खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो जाए तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, या ज़रा सी चोट लग जाती है हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इमरजेंसी चले जाते हैं। हम इस चीज़ के लिए क्यों नहीं जाते? बहुत बड़ी एक रीज़न वायलेंस की, चाहे वो औरतों में या मर्दों में है, उनका बचपन के अंदर उनके साथ क्या हुआ या जो भी ट्रॉमास हुए और लड़कपन में, और वो निकलता है फिर शादी के बाद वायलेंस की सूरत तो में। सर, अगर उनकी थेरेपी कर दी जाए, अगर उनकी Educated थेरेपी लोग हैं। हाँ तो ये बहुत बच सकते एजुकेटेड हैं। ये लोग कर रहे हैं ये चीजें, तो फिर वो वही पढ़े लिखे जाहिल वाली चीज होती है ना। अगर हम बैकवर्ड देखें, चलो वो तो ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग्स ऐसी होती हैं, वो पढ़ नहीं फिर सकते ऐसी पढ़ाई हैं, का क्या फायदा? फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। Exactly. पढ़े लिखे जाहिल बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन ये तो नहीं आपको लेबल लगाती कि यार ये एक बाशऊर इंसान है। बाशऊर इंसान तो अपने आप से बनता है। वो हो सकता है कम पढ़ के बन गया हो, या हो सकता है वो PhD करके बन गया हो। ठीक है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ कैन वी पुट एन एंड टू दिस वायलेंस? देखें, जैसा कि आपने थेरेपी की बात की, हम लोगों का माशरा इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता और नहीं दे भी नहीं रहा। तो अब देखें, एक इंसान को बुखार होता है, ठीक है, वो आपको फिजिकली फील होता है। इंसान को मेंटली भी बुखार होता है, बिल्कुल होता है। मुझे उस स्टेट का नाम नहीं पता, ये डॉक्टर ज़्यादा बेटर जानते होंगे या साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बेटर जानते होंगे। डिसऑर्डर्स हम कह लेते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, एग्जैक्टली। तो हम उसके ऊपर ओवरकम, हम समझते हैं कि इसमें शायद हमारी बेइज्जती है, हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम कहते हैं परेशान है, या फिर हम कहते हैं कि मूडी है ये बंदा बहुत ज्यादा, इसका तो एक दिल ही नहीं करता। ये जो थेरेपिस्ट हैं ये आप लोगों को कुछ नहीं करते, ये आप लोगों की थेरेपी ही करते हैं, आप लोगों को कुछ गाइड करते हैं। ठीक है, जैसा कि एक इंसान है, अगर वो परेशान होता है अपने दोस्त के पास जाता है तो वो उसको गाइड करता है, सेम इसी तरह डॉक्टर वो आपको थोड़ा सा बेटर वे के अंदर गाइड करता है। एक हल ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हल ये है, हमारा सोशल मीडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है, क्योंकि चलती नेगेटिविटी है सोशल मीडिया पे। पॉजिटिव चीज कहाँ चलती है? अगर नेगेटिविटी नहीं होगी तो उनकी TRP नहीं होगी, ठीक है, उनकी रेटिंग नहीं अच्छी होगी। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ना इस चीज़ को बेटर करना चाहिए, अपने मीडिया को इन कंट्रोल लेके आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा मामला हो जाता है, मैंने कई इस तरह के शोज देखे हैं, कई इस तरह की न्यूज़ देखी हैं कि छोटा सा घर में मामला हो गया, उसको न्यूज़ तक लिए, वो मामला अगर हल होने वाला भी हो तो वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, हल हो ही नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हमें एक इस चीज पे भी कंट्रोल करना चाहिए। मीडिया रोल प्ले कर सकता है आपने कहा, इसके अलावा थेरेपी रोल प्ले कर सकती है। मीडिया ये रोल, हम मीडिया से पॉजिटिविटी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मीडिया हमारे शो में हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, जितने भी लोग सुनेंगे वो सोच सकते हैं कि अच्छा यार इस चीज को इस तरीके से। अब देखिए हमारा मीडिया या तो सिर्फ हमें अगर फेमिनिज्म के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ फेमिनिज्म की ही सपोर्ट करता दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई चीज भी जिसके बारे में कोई एहतजाज हो रहा है तो हमें सिर्फ वही दिखाएगा, हमें उसका कोई अल्टरनेट नहीं दिखाएगा, हमें कोई उसका सही तरीका नहीं दिखाएगा। दोनों पहलू उनको दिखाने चाहिए। एग्जैक्टली जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक मर्द होने के नाते मैं बात करना शुरू कर दूं कि नहीं जी तुम यहाँ गलत हो, ये है वो है फला, ये चीज नहीं है, ये चीजें तो ऐसे ठीक नहीं होंगी। अपर लेवल हाई लेवल पे होगी, जैसे यूथ के हिसाब से तब हमने बात मेजर चीज है, चीजें जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब चीजें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करती तो सब कुछ बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। सर, हम डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करते हैं ना, इसका एक मेन सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं ना, अगर कोई एंजाइटी फेस कर रहा है, ठीक है, तो मोस्टली अगर कोई औरत कर रही है तो मर्द का ये होता है कि ये तो पागलों की तरह बैठी रहती है, पूरा दिन दवाइयाँ भागती रहती है, ये करती रहती है। तो मर्द को भी समझना चाहिए, अगर मर्द अगर इस चीज को फेस कर रहा है तो उसकी बीवी को भी ये चीज समझनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अगर हम इसको घरेलू लेवल पे अगर इसको हम हल करना चाहें तो इसका और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जो मैं समझता हूँ वो है, सिंपल सा एक वर्ड है, बड़ा यूज करते हैं हम, कम्युनिकेशन। अगर मियाँ बीवी आपस में, कम्युनिकेशन से मुराद मेरा ये है कि अगर आप अंदर ही कुड़ रहे हो, अंदर आपको कोई मसला है अपनी बेगम से कि यार ये तो आप उसको आराम से बैठ के कम्युनिकेट करो, ठीक है, उसको बताओ कि दिस इज हाउ आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और फिर कम्युनिकेशन ये नहीं होती कि आपने सिर्फ बता दिया, कम्युनिकेशन होती है आपने सुनना भी उससे, कि उसकी बात सुने और दिल से सुने, दिल खोल के सुने। अगर आपको उसकी बात समझ में आती है तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाएं, ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आप उसको समझा दें,
सुने, इससे हम कम्युनिकेशन जब गैप खत्म होता है तो हम ये वायलेंस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर हमारे शो के बाद ना फेमिनिज्म जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना, कुछ लड़कियां ये भी कहेंगी कि हम ना लाइक औरत ही सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की ना विक्टिम है। तो सर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इसमें वायलेंस में औरत भी, मर्द भी और बच्चे भी आते हैं। तो वायलेंस किसी भी किस्म की हो सकती है। आप जैसे वर्बली भी किसी को बोल सकते हो, फिजिकली बोल सकते हो, चाइल्ड अब्यूज हो सकता है, मेन वायलेंस हो सकती है, वुमेन वायलेंस हो सकती है, बहुत चीजें आती हैं। तो हम इस टॉपिक पे सिर्फ औरत को नहीं उठा सकते, औरत को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों साइड्स को हमें देखना चाहिए। 1-2 लाइनर लास्ट वर्ड्स अबाउट वायलेंस, कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट? हमारे जो ऑडियंस देख रही है क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, जो यंगस्टर्स देख रहे हैं? स्पेशली हमारा ये जो सेगमेंट है ये यंगस्टर, इसलिए हमने यंगस्टर लोगों को बुलाया है कि जब यंग बंदे से बात करता है ना तो ज़्यादा तरीके से समझ में आती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने कोलीग से, दोस्तों से? देखिए मैं फ़िलहाल तो यही कहना चाहूँगा कि वायलेंस हर जगह होती है, हर तरीके से होती है। एज़ यूथ और एज़ फ्यूचर हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर ओवरकम करें ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, उसका जो कम्युनिकेशन गैप है ये ख़त्म हो, ठीक है, और ये जो वायलेंस की लिमिट है ये ख़त्म हो। जो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया है ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए, ठीक है। आप वायलेंस ख़त्म तो नहीं कर सकते माशरे से, लेकिन हम इसे कम ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी एफर्ट मैं कर सकता हूँ, थोड़ी आप कर सकते हैं, थोड़ी हमारी यूथ कर सकती है, और यूथ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कर सकती है, बिकॉज यूथ आर द फ्यूचर। बिल्कुल, उन्होंने आगे जाके बनाना है, उन्होंने आगे जाके बनाना है। सर बोथ ऑफ देम शुड अंडरस्टैंड, बी मैच्योर और बी रिस्पॉन्सिव about this. Be mature, be responsive about this. और सबसे बड़ी बात कि let's start talking about this. जैसे कि हमने आज के शो में अपने आज के be communicative and let's start talking about this. और इसके साथ हम लेते हैं, thank you very much both of you. I hope कि आप लोगों की बात से बहुत सारे लोगों को सोचने का मौका मिला होगा, and I hope कि this is the beginning of end to violence. इसके साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Sometimes it's not the lack of ability, but the lack of confidence that prevents us from achieving what we really, really want. Nothing holds us back more than the insecurities that we all have. But here's the good news. Confidence is a skill and we can learn it. We are bringing you a show dedicated to confidence. Experts will talk about on how we can get rid of all the limitations and barriers that we face and become the most confident person. So are you ready to achieve whatever you want to? So are you ready to unravel the dreams that are within you? This is ISP Studio and welcome to Confidence Lounge. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है अ बेटर लाइफ, जिसके ऊपर हम बात करते हैं ज़िंदगी के उन पहलुओं के ऊपर कि जिनके ऊपर हम काम करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो अ बेटर लाइफ। अ बेटर लाइफ में आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस की बात हमने बहुत सुनी हुई है, बचपन से ही हमें बताया गया है, इस्लाम में भी है, हमारे रिलीजन में भी है, हमारी फैमिली में भी है कि लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन एक बात जो हमें आज तक किसी ने नहीं बताई या हमें रियलाइज़ नहीं हुई, और वो ये कि अपने आप को भी माफ़ कर देना चाहिए। अब अपने आप को माफ़ करना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम्स देखें, गलती हर इंसान से होती है, बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी हम उस गलती की वजह से अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। जब हम अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने आप को लेबल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने चोरी की है, जब वो लड़कपन में या बचपन में कोई चोरी कर ली, किसी ने गलत काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
लेकिन उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत गलत काम किया मैंने और मुझे नहीं ये करना चाहिए था, मैंने ज़्यादती किया किसी के साथ। लेकिन जब हम अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे तो हम अपने ऊपर लेबल लगा लेंगे कि अच्छा यार, मैं सबकॉन्शियसली मैं ये सोचने लग जाऊंगा कि मैं तो एक चोर हूँ। जब मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा उस चोरी के लिए और मूव ऑन नहीं करूँगा और शर्मिंदा होकर मूव ऑन नहीं करूँगा और अपने आप को बेहतर नहीं करूँगा, तो मैं अगली दफ़ा भी चोरी कर सकता हूँ और वो चोरी बड़ी चोरी हो सकती है। इसी तरीके से जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो आप शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला तो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर आपने अपने आप को माफ़ ना किया तो फिर आप वो बार बार गलती दोहराएंगे और ना सिर्फ वही गलती दोहराएंगे बल्कि एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा उस चीज़ की तरफ जाते रहेंगे। तो बहुत सारे इस वक्त लोग हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी किसी पास्ट मिस्टेक के लिए आज तक अपने आप को माफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने आप को लेबल कर लेते हैं कि मैं तो हूँ ही एक बुरा इंसान। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है द वीकेंड शो के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आज जितनी भी आपसे गलतियाँ हुई हैं जिनके ऊपर आप शर्मिंदा हैं और आप नादिम हैं और आप कहते हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, आज सबसे पहले तो अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर किसी इंसान से गलती की है, किसी इंसान के साथ ज़्यादती की है, तो उस इंसान से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद आप अपने आप को खुद से भी माफ़ कर दें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।